हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं इस सेशन में, इस लेक्चर में और इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पहले तो वो मैं आपको पहले क्रक्स कर दूंगा और पूरे चैप्टर का जिस्ट मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, और फिर हम लोग उन धागों को खोलेंगे जब, तो पूरा चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एक बार बताइएगा कि आप लोग क्या मेरी स्ट्रीक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जितना हमने पढ़ लिया उतना आपने भी पढ़ लिया है कि नहीं, और उसके नोट्स बना लिए हैं कि नहीं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जहां की मैं आपको पहले इनका क्राफ्ट, फॉरेन ट्रेड, मनी इकोनॉमी और अर्बन सेटलमेंट्स, इन 4 चीजों को डिस्कस करना है मेनली। बस बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। इस चीज को समझने के लिए पहले मैं आपको टाइमलाइन थोड़ा याद दिला देता हूं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं और आगे किस प्रकार से कहानी चलेगी। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको याद करिए कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले वैदिक पीरियड। थोड़ा सा हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक पीरियड और ये कहा था कि वैदिक पीरियड के 2 पार्ट्स थे, है ना। एक था आपका अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा था आपका लेटर वैदिक पीरियड। राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। अब अर्ली वैदिक पीरियड क्या था, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, यानी कि जो हमें इस पीरियड का इतिहास हमको ऋग्वेद के थ्रू पता चलता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग उसको कह रहे थे ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से। राइट। अब यहां फर्क क्या था, यहां पर क्या चीज चल रहा था। जैसे देखा था कि यहां इकोनॉमी कैसी थी, पास्टोरल इकोनॉमी थी। पास्टोरल यानी कि लोग जानवरों की चराई कर रहे थे। एग्रीकल्चर लोग जानते थे, बट पास्टोरलिज्म वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स। लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर नहीं जानते हैं, लोग एग्रीकल्चर जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी को मेनली पुश करने वाला, मेनली चलाने वाला जो ऑक्यूपेशन था वो था पास्टोरलिज्म। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 1000 बीसी में आयरन की यहां पर डिस्कवरी होती है और 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी की वजह से सारी कहानी पलट जाती है और लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी अब एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई, क्योंकि अब लोहे का आविष्कार हो गया, एक्स का आविष्कार हो गया, प्लाऊ और एक्स का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से अभी तक इकोनॉमी जो पास्टोरल थी अब वो क्या हो गई, एग्रीकल्चरल। कैसे कह सकते हैं हम कि इकोनॉमी पास्टोरल थी, कैसे कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था एविडेंसेस। फर्स्ट एविडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ काऊ। काऊ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसका मतलब पास्टोरलिज्म। हॉर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जितने भी गॉड थे वो हॉर्सेस के नाम पे थे, अश्विन्स, मारुत, पुरंदर, याद करिए। और ऐसे ही काऊ की बात करेंगे तो काऊ के लिए एक वर्ड यूज होता था जिसको बोलते थे गैवेस्टी, मतलब सर्च फॉर काउज या फिर वॉर फॉर काउज। तो काउ का इंपॉर्टेंस बहुत था। इकोनॉमी इज पास्टोरल, रेलेवेंस ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ काउ एंड हॉर्स। ठीक है ना। 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई। अब आयरन की खोज से लोगों ने जंगल काटना शुरू किए, राइट। और इसी तरह से आप देखो इकोनॉमी नाउ इज एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अबाउट द पॉलिटी। पॉलिटी कैसी थी, लोग जना सिंगल यूनिट में रहते थे। सिंगल यूनिट, जना, ट्राइब में रह रहे हैं लोग। जैसे एक ट्राइब थी कुरु, पुरु, समझ रहे हो, ट्राइब्स, लोग जना, कुरु, पांचाल, मतलब कुरु ट्राइब। लेकिन 1000 बीसी के बाद डिस्कवरी हुई तो पॉलिटी क्या हो गई, पॉलिटी चेंज टू व्हाट, जनपद। पॉलिटी चेंज टू जनपद। थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कहानी क्लियर हो जाएगी, काफी टाइम बाद हम क्लास कर रहे हैं इसलिए। जनपद यानी कि कुरु जो लोग रह रहे थे ट्राइब, अब कुरुक्षेत्र कहने लगे थे यहां पर उसको, जनपद। पहले कुरु सिंगल ट्राइब यूनिट, कुरु ट्राइब थी। जनपद में क्या हुआ, कुरुक्षेत्र। ठीक है ना। पांचाल जहां 5 ट्राइब्स रह रही हो, विदेह जिसका कोई देना हो। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा था सोसाइटी की बात। सोसाइटी यहां कैसी थी, सोसाइटी वॉज ट्राइबल, लोग ट्राइब्स में रहते थे। 1000 बीसी डिस्कवरी ऑफ आयरन और अब सोसाइटी कैसी हो गई, वर्ण बेस्ड, वर्णा सिस्टम आ गया था। सोसाइटी का डिवीजन हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक है ना। एंड देन उसके बाद मैंने आपको यहां पर रिलीजन बताया था। रिलीजन कैसा था, गॉड्स वे वर्शिप्ड लाइक इंद्र, अग्नि, बट हियर रिलीजन ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हुआ। ठीक है ना। अब यहां रिलीजन कैसा हुआ, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, यानी कि बहुत सारे अब रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, है ना। और उन रिचुअल्स, उन सैक्रिफाइसेस को कौन परफॉर्म करेगा, ब्राह्मण्स करेंगे। इसलिए ब्राह्मणिकल डोमिनेशन देखने को मिलता है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन देखने को मिलता है। ये पूरा हमने इस प्रकार से वैदिक पीरियड के अंदर पढ़ा था, याद करिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े और मैंने कहा था कि इस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट ही
आवाज उठाई गई थी, बिकॉज लोग अब काफी परेशान हो गए थे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से। तो इसीलिए जो इसके अगेंस्ट जो रिलीजियस सेक्ट्स अराइज हुए, 62 रिलीजियस सेक्ट्स अराइज हुए थे, 62, उनमें से जो दो मेजर थे मैंने वो आपको डिस्कस किए थे, एंड दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। याद करिएगा, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में मैंने आपको इन सब की, अगर हम लॉर्ड महावीर की बात करेंगे जैनिज्म, तो मैंने आपको उनकी अर्ली लाइफ डिस्कस करी थी। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा बुद्धिज्म में, तो लॉर्ड बुद्धा की मैंने लाइफ डिस्कस करी थी। फिर मैंने इन सब की दोनों की आपको थ्योरीज डिस्कस करी थी, राइट। और फिर इसी के पैरेलली फिर ऊपर हम जाएंगे, तो मैंने इसके बाद यहीं पर आपको 16 महाजनपदों की कहानी बताई थी। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदास, याद करिए। और यही जो जनपद अभी तक सिंगल यूनिट में थे, अब वही कई सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बनते थे। इस प्रकार से 16 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे। और वो कौन कौन से थे 16 महाजनपद? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सा, कमंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सुरुसेन। ये 16 महाजनपद आपस में लड़ना शुरू करते हैं, और इनमें से 4 ही महाजनपद थे जो आखिरी में काफी ज्यादा पावरफुल या फिर सस्टेन करते हुए लड़ाई लड़ रहे थे। एक कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। मगध के साथ दूसरा लिखिएगा कौशल, तीसरा लिखिएगा वत्स, और फिर लिखिएगा अवंती। अवंती से मगध की जो राइवलरी है 100 ईयर्स तक चली, बट फाइनली आप देखोगे जो सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद निकल के आता है वो आता है मगध, वो आता है मगध। मगध में जो सबसे पहले डायनेस्टी यहां पर शुरुआत होती है मगध में, वो कौन सी थी? डायनेस्टी वॉज बृहदत्त डायनेस्टी, बृहदत्त डायनेस्टी। बट ये डायनेस्टी कहीं से भी एक्सपेंशन नहीं करती है, ये मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र यानी कि राजगीर में ही रहती है। इसके बाद जो डायनेस्टीज आई वो एक्सपेंशन शुरू करती है मगध का, और बृहद डायनेस्टी के बाद आपको देखने को मिला यहां पर आती है हरियंक डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के अंदर मैंने आपको यहां पर 3 रूलर्स को डिस्कस कराया था। मैंने एक आपको बताया था अबाउट बिंबिसार, बिंबिसार। देन आई डिस्कस अबाउट अजातशत्रु, अजातशत्रु, एंड देन आई डिस्कस अबाउट उदयन, एंड द लास्ट ऑफ द रूलर्स आई टॉक्ड अबाउट इज नागदशक। और मैंने यही कहा था कि नागदशक वाज अ वेरी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर, और इसीलिए इसके बाद हरियंक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है दैट वाज शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में आई डिस्कस्ड अबाउट कालाशोक, कालाशोक रिवाइज करा रहा हूं एक ही स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है दैट वाज नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। महापद्मनंद इसके फाउंडर होते हैं, है ना। और महापद्मनंद जो थे वो शिशुनाग डायनेस्टी के अंडर एक वुमन थी, उसके बेटे थे, ठीक है ना। तो महापद्मनंद जो है नंदा डायनेस्टी के, यहां पर मैंने डिस्कशन किया था अबाउट महापद्मनंद, महापद्मनंद। और महापद्मनंद इन्होंने टाइटल लिया था, हिज टाइटल वाज क्या? एक रथ, एक रथ, एक छत्र, एक छत्र, एक रथ, एक छत्र। देन सर्वशंत्रात, सर्वशत्रांतक, सर्व शत्रांतक, याद करिएगा, ये सब लिया था। एंड देन उसके बाद मैंने कहा नंबर 2 इनके जो थे बेटे वो थे धनानंद। और धनानंद को जब मैंने पढ़ाया था, धनानंद, देन आई डिस्कस द स्टोरी विद यू अबाउट चाणक्य, आचार्य चाणक्य, और कैसे आचार्य चाणक्य का अपमान होता है। तो आचार्य चाणक्य विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त धनानंद को ओवरथ्रो करते हैं। और मैंने बताया था कि इसी पीरियड के दौरान पे यू विल फाइंड फॉरेन इन्वेजन्स, ईरानियन इन्वेजन, ईरानियन इन्वेजन भी होता है। नॉट इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ईरानियन कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है ना, पंजाब सिंध तक आ गए थे। और उसके बाद यू विल सी मैसेडोनियन इन्वेजन, मैसेडोनियन इन्वेजन, मैसेडोनियन इन्वेजन। इसमें मैंने ईरानियन इन्वेजन में आपको मैंने डिस्कस किया था अबाउट डेरियस, मैंने फिर डिस्कस किया था अबाउट जेरस, इन 2 रूलर्स के बारे में। और मैसेडोनिया में आई डिस्कस विद यू अबाउट अलेक्जेंडर, अबाउट
अलेक्जेंडर। ठीक है ना, ये पूरी कहानी चल रही है। इसके बाद आई टोल्ड यू कि नंदास के बाद जो आता है दैट वाज मौर्यन एम्पायर। अब देखो यहां पर डायनेस्टी के वर्ड की जगह अब एम्पायर वर्ड आ गया, क्योंकि अब यहां से बहुत बड़ा साम्राज्य बनना शुरू हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेन, उससे शादी करी। 500 हाथी गिफ्ट में दिए थे, बदले में जो टेरिटरीज थी सेलिकस निकेटर की वो ले ली थी, है ना। ये सब चीजें यहां पर हुई। सेलिकस मौर्यन एम्पायर के अंदर हमने यहां पर जो राजा महाराजा को देखा था, एक तो थे यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। इसके बाद बिंदुसार। बिंदुसार ने वो सारे रिलेशंस बना के रखे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे, यानी ही मेंटेन्ड द सुप्रीमेसी ऑफ हिज फादर। एंड देन आफ्टर दिस वाज अशोक। और अशोक ने फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ बेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया था, यानी कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट खत्म करके क्या कर लिया, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट छोड़ के अपना लिया था कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। फिर इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बुद्धिस्ट को फैलाने के लिए भेजा था, क्योंकि कलिंग वॉर में जिस प्रकार से वो हुआ था, असॉल्ट हुआ था या फिर लोग मारे गए थे, उससे बड़ा मूव हो गए थे अशोक, है ना। तो कलिंग को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। अशोका के बाद जो रूलर्स आए बड़े ही वीक थे, और उसके बाद मॉडर्न एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आई टोल्ड यू इन द ईस्टर्न पार्ट इट वॉज रूल्ड बाय कुणाल, और जो वेस्ट पार्ट ऑफ द, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, इनफैक्ट दिस इज द वेस्ट पार्ट। जो वेस्ट पार्ट था, यानी कि जो नॉर्थ फ्रंटियर था भारत का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वहां पर कुणाल रूल कर रहे थे। और जो ईस्टर्न पार्ट था, यानी कि मगध और पाटलिपुत्र की साइड, वहां पर दशरथ रूल कर रहे थे, दशरथ। अब इसके बाद होता क्या है कि वेस्ट साइड जो था, ये फॉरेन इन्वेजन्स यहां पर बहुत हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन्स, क्योंकि ये ओपन था, फॉरेन इन्वेजन यहां पर हो रहे थे, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड ऑफ दी मॉडर्न एम्पायर वो उनके हाथ से चला गया। और अब इस जगह पे फॉरेन रूलर्स आके बैठ गए, इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस एंड कुशान्स। अभी मैं आगे बताने जा रहा हूं। और फिर ईस्टर्न साइड में यहां पर भी जो उनके लास्ट ऑफ द रूलर्स थे बृहदत्त मौर्य, वो भी खत्म हो जाते हैं। एंड दिस हियर यू विल फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ, जो स्टार्ट होता है वो होता है सुंगा डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी बाय पुष्यमित्र सुंग। ठीक है ना, बाय पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, और इसके बाद आते हैं यहां पर आफ्टर पुष्यमित्र सुंग, नॉट आफ्टर, इनफैक्ट सुंगा के बाद आते हैं कानवाज। और फिर इन दी वेस्टर्न पार्ट यू विल सी, साउथ ऑफ वेस्टर्न पार्ट, वहां पर आपको सतवाहन देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री जो अभी तक हम लोग इस कहानी से इस तरह से डिस्कस करते हुए चल रहे थे। ठीक है, और वैदिक पीरियड की ऊपर की कहानी अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई वैदिक पीरियड से पहले क्या पढ़ा था हमने यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था, है ना। हमने यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था, यानी दिस वॉज द ब्रॉन्ज एज। ठीक है ना, ये क्या था आपका, ब्रॉन्ज एज था। ठीक है, 1000 BC में देखो क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी हो गई, तो यहां से एक मेटल और आ गया। इसके ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट दी चाल्कोलिथिक पीरियड, है ना, जहां पर कॉपर का नॉलेज हमको हो रहा था। ठीक है ना, चाल्कोलिथिक पीरियड डिस्कस किया था, जो कि हमारा कॉपर का नॉलेज हो रहा था यहां से। ठीक है, और इसके ऊपर हमने देखा था कि वो हमारा स्टोन एज था, स्टोन एज, जहां पर हमने पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक को डिस्कस किया था। दिस इज द एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस करी है। आई टुक दिस 14 मिनट्स, लेकिन आप चाहो तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये अभी तक की जितना हमने पढ़ा है एक उसका पार्ट है, लेकिन अभी हमने इससे थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, और मतलब ये तो मैंने सिर्फ आउटलाइन कर दिया मॉडर्न एम्पायर का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, हाईली सेंट्रलाइज थे ये लोग। फिर मैंने बताया था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था इनके अंदर, मतलब किंग को जो लोग सपोर्ट करते थे, असिस्ट करते थे, वो मंत्री परिषद था, उसमें युवराज थे, पुरोहित थे, सेनापति थे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर लोग थे, मंत्री थे। फिर उसके बाद उनका जो प्रोविंस था मॉडर्न एम्पायर, वो डिवाइडेड था किसमें, 5 प्रोविंसेस में। उत्तर पथ था, दक्षिण पथ था नीचे, देन आपका प्रच्या पथ था, देन आपका अवंती पथ था, देन सेंट्रल मगध था, सेंट्रल एम्पायर था। 5 प्रोविंसेस थे, सबकी अपनी अपनी कैपिटल थी। नॉर्दर्न पथ कैपिटल वाज तक्षशिला, है ना। सदर्न दक्षिण पथ कैपिटल वाज सुवर्णगिरी, है ना। इस प्रकार से ईस्टर्न में देखोगे तो कैपिटल वाज तोसली, वेस्टर्न में देखोगे कैपिटल वाज उज्जैन, सेंट्रल में देखोगे तो कैपिटल वाज मगध, पाटलिपुत्रा।
इस तरह से मैंने पूरा बताया था। आर्मी डिस्कस करी थी मैंने आपको, इनका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया था कि शहरों को नगर नगर बोलते थे, उसमें जो हेड होता था उसको नगारिका बोलते थे, अध्यक्ष होते थे, है ना। जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है उसको हम लोग समर्थ बोल रहे हैं, जो समर्था बोल रहे हैं, समर्था जो टैक्स असेसमेंट कर रहा है, सन्निधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, राइट। ये सब हमने डिस्कस किया था। देन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, फिर मैंने आपसे कहा था पोस्ट मौर्य पीरियड, फिर मैंने आपको कहा था पोस्ट मौर्य पीरियड। अब यहीं से हमारी आज की क्लास भी शुरू हो गई, क्योंकि पोस्ट मौर्य पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मौर्य, ठीक है। और इसी हमें ये देखना है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तरफ जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन किया, तो चूंकि उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र में थी, तो मौर्यन एम्पायर वहां से खत्म हो गया। अब उस जगह कौन आ गए? कानवाज आ गए, ठीक है। तो नेटिव रूलर्स में यू विल सी, इन द नेटिव रूलर्स यू विल सी, आई विल जस्ट टेलिंग यू। फिर लिखिए आगे फॉरेन रूलर्स एंड देन लास्ट लिखिएगा डीप साउथ या साउथ इंडिया। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये फ्लोचार्ट भी मैं आपको यहां बना के ऑलरेडी दे चुका हूं। नेटिव रूलर्स में कौन कौन था? नंबर 1 सुंगाज, नंबर 2 कानवाज, और नंबर 3 सतवाहनाज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरेन की बात करेंगे तो नंबर 1 इंडो ग्रीक्स। अब वेस्टर्न साइड पे ना, वेस्टर्न साइड ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है इंडिया का, उधर आप देखोगे कि हमले हो रहे हैं। तो पहले वहां कौन आए? इंडो ग्रीक्स। मैंने बताया अभी तक क्यों ऐसा हुआ। आई टोल्ड यू कि यूजी ट्राइब थी जो चाइना को इन्वेड करना चाहती थी, लेकिन चाइना के रूलर ने वहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, जिसकी वजह से वो इन्वेड नहीं कर पाए। देन दे पुश्ड टुवर्ड्स किस साइड? सिंथियंस। सिंथियंस को लगा कि हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, सिंथियंस आगे पुश करते हैं किसको? पार्थियंस को। और बैक्ट्रिया इज इंडो ग्रीक अंपायर, और इसलिए इंडो ग्रीक्स भारत के ऊपर इन्वेजन करते हैं, राइट। इंडो ग्रीक्स के बाद यू विल सी शाकास, सिंथियंस भी कहते हैं, पार्थियंस, ईरान, एंड नंबर 4 वाज कुशानास, पीरियड ऑफ कनिष्क, ठीक है। एंड देन साउथ इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर चोलाज, नंबर 2 इज चेराज, एंड नंबर 3 इज पांड्याज। अब इन सब की मैंने आपको पूरी हिस्ट्री को डिस्कस किया है, ठीक है ना। ये पूरी मैंने सब डिस्कस कर लिया आपको, ये भी ऑल हैव बीन डिस्कस्ड। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो पीरियड आप देख रहे हो फ्रॉम रफली 200 BC टू 300 AD रफली, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहनाज, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साकाज, कुशान्स, ठीक है, साउथ इंडिया, इन सब के पीरियड के टाइम पे व्हाट वाज द क्राफ्ट, व्हाट वाज द ट्रेड, एंड हाउ द टाउन्स ये एग्जिस्टेंस में आते हैं। वी हैव टू स्टडी द क्राफ्ट, द ट्रेड एंड टाउन्स इन द पीरियड ऑफ सातवाहन, साकाज, कुशान्स एंड दिस। मतलब जब ये पीरियड चल रहा था, इन द एज ऑफ साकाज, इन द एज ऑफ कुशान्स, इन द एज ऑफ सतवाहन्स, इन द एज ऑफ दीज, इस पीरियड में किस प्रकार का अब इंडिया में क्राफ्ट था, ट्रेड था, और टाउन्स किस प्रकार से बने, ये चीज हमको डिस्कस करनी है। क्लियर है? एक डायग्राम और बना के दे रहा हूं, वो भी बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लीज सी, मैं आपको सिंपली एक ठीक है रफ आइडिया, एकदम रफ दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि ये जो पीरियड, ये वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, जिसको हम लोग डीप साउथ कहते हैं, ये था आपका चोला, चेराज एंड पांड्यास का, ठीक है ना। तो ये वाला आपको पता चल गया, ये वाला एरिया, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम सतवाहनों की बात करेंगे, यानी कि दिस एरिया, दिस वाला एरिया, है ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका सतवाहनास का एरिया हो गया, सतवाहनाज, ठीक है। ये लोग थे, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मैं आपको ना अभी बताऊंगा, मैं आपको अलग अलग यहां पर
थोड़े से आपको पोर्ट बताऊंगा, जैसे सोपाड़ा की बात करूंगा, है ना, ब्रोच की बात करूंगा जिसको आज हम लोग बहरूच कहते हैं, गुजरात में मिलेगा आपको। ये कुछ प्लेसेस के नाम बताऊंगा, जैसे आपको उधर जाओगे तो ताम्रा लिप्टी मिलेगा, ठीक है, जैसे आपको अरिका मेडू मिलेगा, ठीक है ना, इन सब जगह आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ कुछ जगह आपको मिलेंगे, अरिका मेडू हो गया, ताम्रा लिप्टी हो गया, है ना, सोपाड़ा हो गया, देन बारूच हो गया, ये सारे सिटीज में अभी आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। मैं जस्ट रफ मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोच, ठीक है, नाउ इट इज रिफर्ड टू एज बारूच, बारूच, ठीक है ना। हियर यू आर सीइंग सोपाड़ा, ठीक है ना। समवेयर हियर यू विल फाइंड, समवेयर हियर मतलब जस्ट यू सी, यहां पर आपको मिलेगा अरिका मेडू, अरिका मेडू, बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूं, ताम्रा लिप्टी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब जगहों से ट्रेड होंगे, ट्रेड अभी चैप्टर में आपको इन सब का नाम मिलेगा, देखो, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका जो एरिया था ये वाला, दिस एरिया, यहां पर कुषाण थे, यहां पर आपको साकाज मिलेंगे, तो ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है दिस, ये पूरा एरिया आपका साकाज कुषाण इन सबसे भरा हुआ था, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में किस प्रकार का सिनारियो चल रहा है। यू आर सीइंग कि भाई सर इस यहां पर तो हमें सातवाहनों का रूल देखने को मिल रहा है, दिस वन, ठीक है ना। यहां पर हमको ये पूरा हमको कुषाणों का रूल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपको कुषाणों का रूल देखने को मिल रहा है, और नीचे हमको यहां पर दिखा। तो इस पूरे एरिया में हम किस प्रकार से हमारा क्राफ्ट चल रहा था, क्यों हमारा ट्रेड चल रहा था, क्यों हमारा टाउन सेटल हो रहे थे, क्यों, क्योंकि दोस्तों एक क्रक्स में एक बात यही बता के आगे बढ़ूंगा आप लोगों को कि भाई अभी तक इंडिया का जो अब मतलब इंडिया का अंडर इंटरनली चल रहा था, लेकिन अब यहां से सुपाड़ा बहरूच इन सब जगह से आप देखोगे कि यहां पर जो बसा रोमन अंपायर था उससे भारत का ट्रेड यहां पर चल रहा था, ठीक है ना। जो रोमन अंपायर मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हो रोम की बात कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है, एक जस्ट मैं रफ फिगर दे रहा हूं आपको, रोमन अंपायर, इनके साथ हमारा क्या हुआ, हमारा ट्रेड स्टार्ट होता है, हमारा ट्रेड स्टार्ट होता है, ये चीज है। और इसी ट्रेड की वजह से ये सिटीज फ्लरिश करते हैं, इसी ट्रेड की वजह से ये पोस्ट मौर्य पीरियड फ्लरिश करता है। लेकिन होगा ये कि भाई होता क्या था, रोमन अंपायर जो है हमें क्या देते थे पता है, वाइन, हमें क्या देते थे पता है, लेड, ठीक है। और जब रोमन अंपायर ने आगे चल के आप देखोगे कि मेसोपोटामिया को भी कब्जा लिया था, मेसोपोटामिया को भी कब्जा लिया, और प्लस फिर उसके बाद मस्कट को कब्जा लिया, मस्कट प्लस पर्शियन गल्फ को अपना बना लिया, जो उस वक्त का राजा था त्राजन, ठीक है, किंग वॉज त्राजन, ठीक है। तो ये जो ट्रेड था वो और ज्यादा हो रहा था, ठीक है, इंडिया की तरफ ये सब चीजें आती थी। और इसके अलावा भी बहुत बढ़िया बढ़िया यूटेंसिल्स, मैं कहूंगा क्रॉकरी, बड़े बड़े स्टैंड्स ग्लास के, इन सब चीजों के, वो आपको यहां से मिलते थे। बदले में इंडिया से क्या जाता था, स्पाइसेस जाता था, स्पाइसेस जा रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। इसके अलावा ये ट्रेड सिर्फ इंडिया से ही नहीं होता था, इंडिया के ऊपर यहां पर चाइना था, और चाइना से जो जाते थे ले जाके वो क्या ले जाते थे, यहां से आप देखोगे सिल्क ले जाते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि ये जो डायरेक्ट यहां पर कनेक्टिविटी है ना चाइना के साथ, ये सिल्क रूट के थ्रू होती थी। लेकिन ये सिल्क रूट के थ्रू जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, ये बिकॉज ऑफ पार्थियंस यहां पर बंद हो गई थी, क्योंकि पार्थियंस उनको ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे। तो अब क्या होता था कि ये चाइना के थ्रू सिल्क जो है ना वो इंडिया पहुंचता था, ठीक है, और इंडिया के बाद फिर वो ऐसे जाता था। मतलब अब ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज हमारे साथ कई सारे रास्तों से थ्रू जुड़े हुए थे जिनसे ट्रेड होता था। इसको लेकर मैंने आपको एक क्लास भी यूट्यूब पे दी हुई है, ठीक है, जहां मैंने टाइटल लिखा था भारत पे अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया। तो बेसिकली ये जो मैं आपको रूट्स बता रहा हूं, ये रूट्स मैंने वहां पर इसलिए बताए थे, और उनका रिलेवेंस आज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो होता क्या था कि चाइना से सामान जो है वो हमारे पास, या तो देखो क्या तरीका था, वो या तो ऐसे आएगा इंडिया में और इंडिया से फिर जाता था ये, या फिर ये होता था। अब ये रास्ता तो यहां रुकने लगा था क्योंकि पार्थियंस उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे, समझ में आ रहा है, पार्थियंस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं सिल्क को, तो वो जाएगा इंडिया के थ्रू। तो इंडिया में जो नॉर्दर्न पथ है, उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, ये सारे पथों का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ, बहुत रिलेवेंस हुआ, ठीक है। ये सब चीजें आज आगे हम देखेंगे कि रोमन अंपायर किस प्रकार से हमारा ट्रेड इनसे बढ़ा। लेकिन ये कहा गया बहुत सारे राइटर्स के द्वारा कि जो रोमन अंपायर से जो यहां पर चीजें गई इंडिया की तरफ, वो क्या गया, वो गया साथ में गोल्ड, वो साथ में क्या गया, साथ में गया गोल्ड,
साथ में क्या, सिल्वर। बिकॉज ऑफ दिस, जो हम बोलते हैं ना, इंडिया वाज अ लैंड ऑफ गोल्डन स्पैरो, ये गोल्डन स्पैरो इसीलिए यहां से नाम पड़ा, ठीक है ना, इसीलिए हमको गोल्डन स्पैरो बोला गया, ठीक है। बट ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो सकता है कि जो चीजें इंडिया आई वो बहुत ज्यादा मतलब सोना और चांदी लेके आए, ठीक है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं एग्जैजरेटेड, क्योंकि हमारे पास खुद की बहुत सारी खदानें थी जहां से हम इन चीजों को, गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है ना, सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। तो ये जो कहना कि टोटली हर चीज रोम से आई थी, ये उतना भी सही नहीं है, बट स्टिल ठीक है। ये लोग कहते हैं कि हाँ, रोम से जो चीजें ज्यादातर हुई वो ड्रेन हुई, और इंडिया जो है वो ऑन दी विनिंग साइड रहा, भारत को मिला, ठीक है। और इसलिए हम देखोगे इसके बाद का जो पीरियड आएगा, यानी कि पोस्ट मौर्य के बाद आप देखोगे, जब पोस्ट मौर्य डिक्लाइन करता है, तो उसके सबसे बड़ा रीजन जो था ना डिक्लाइन का, सबसे बड़ा रीजन वो यही था कि ये जो लोग देख रहे थे रोमन एम्पायर वाले, कि हमारी वेल्थ जो है वो ड्रेन हो रही है, ज्यादातर जो ट्रेड हो रहा है उससे हमें घाटा हो रहा है, भारत को बहुत फायदा हो रहा है। तो इंडिया और रोम का जो ट्रेड था वो ट्रेड बंद करा दिया, ठीक है ना। रीजन क्या था, इंडो रोमन ट्रेड को स्टॉप कर दिया, इंडो रोमन ट्रेड स्टॉप्ड, इंडो रोमन ट्रेड क्या कर दिया गया, रुकवा दिया गया। और जैसे ही इंडो रोमन ट्रेड रुका, ये सारे जो सेटलमेंट्स यहां बन गए थे, ब्रोच, सुपाड़ा, ये सारे सेटलमेंट्स भी कम होने लगे, एंड दिस वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड। और फिर यहां से जो पीरियड एग्जिस्टेंस में आता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी द गुप्ता पीरियड। यहां से जो पीरियड सामने आएगा विल बी गुप्ता पीरियड। मैं इसका नाम इसलिए यहां पर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो गुप्ता उसको मिली वो कहीं ना कहीं इस पोस्ट मौर्य से भी रिलेटेड थी। इन पोस्ट मौर्य का जो चीजें करी गई थी, जो वेल्थ कमाई गई थी, वो वेल्थ बहुत हद तक यहां पर इनको मिली। लेकिन इंडो रोमन का जब ट्रेड खत्म हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे डिक्लाइन है। अब आप सोचो कि भाई ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, क्राफ्ट, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, मेटल मनी, अर्बन सेटलमेंट्स, ये सब कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है सर, देखो जरा कैसे कनेक्टेड है। देखो, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर क्या है, मान लीजिए कुछ आप गुड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, या आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, दिस इज नथिंग बट क्राफ्ट। अब आपका ये जो क्राफ्ट है उसमें बहुत अच्छी क्या है, स्किल्ड है, ये आपकी स्किल्ड क्राफ्ट है। तो आप क्या करोगे इसको, दिस विल बी इंपोर्टेड, सॉरी दिस विल बी एक्सपोर्टेड। और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो दिस इज नथिंग बट ट्रेड, ठीक है ना। ट्रेड होगा तो क्या आएगा, ट्रेड होगा तो इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, बूम करेगी। और ये ट्रेड होगा कैसे, विद मेटल, विद करेंसी, यहां पर आपको गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन सामने आएंगे, ठीक है। और अगर ट्रेड इकोनॉमी बहुत बढ़ गई, करेंसी आ गई, ठीक है ना, लोग क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई जब क्राफ्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, दिस विल लीड टू व्हाट, न्यू सेटलमेंट्स, दिस विल लीड टू व्हाट, न्यू सेटलमेंट्स। मतलब आसान भाषा में क्या हुआ, न्यू टाउन्स कमिंग अप। मैंने आपको जानबूझ के इतना टाइम लिया दोस्तों, ताकि आपको ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए कि हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं। क्राफ्ट, ट्रेड, टाउन्स, हम क्यों इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि अब यहां पर जो लोग रह रहे थे वो अब उनका कांटेक्ट रोमन के साथ हुआ, और ये ट्रेड जो है, इंडो रोमन ट्रेड, ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहा इनके लिए। एंड दैट इज वाई जब ये ट्रेड हुआ तो इकोनॉमी बढ़ी इंडिया की, इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो, ठीक है, ये सब चीजें चली। लेकिन जब ईरानियंस ने यहां पर क्या कर दिया, ईरानियंस ने क्या किया, जब ऑपोजिशन किया या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, तो अब कैसे ट्रेड होगा। तो ये ट्रेड का रास्ता जो निकाला वो ऐसे भी निकाला कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहां से ऐसे जाएंगे, सी रूट, यहां पर सी रूट का मदद लिया जाने लगा। सी रूट, यहां से कोई चीज आनी है रिकामेडू से, वो ऐसे आएगी। और ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज मॉनसून की खोज हो गई थी, मॉनसून वॉज डिस्कवर्ड। तो मॉनसून से क्या हुआ, जब हवाएं भारत की तरफ जाती थी तो ये लोग उस नाव में बैठ के भारत की तरफ आ जाते थे, और जब ये मॉनसून रिट्रीट करता था तो ये लोग वापस चले जाते थे। इसीलिए मैंने आपको आधे घंटे लेकर ये पूरा चैप्टर का जिस्ट दिया कि ये चैप्टर क्यों है और क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें, या हम क्या पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें आपको दी। अब जरा देखिए
नाउ प्लीज सी, देखिए जब हम बात करेंगे कि कैसे हमको एविडेंस मिलता है कि यहां पर अब क्राफ्ट बढ़ रहा था, हम ये कैसे बोल सकते हैं कि क्राफ्ट बहुत इंक्रीज हो रहा था, व्हाट आर एविडेंसेस आर्टिसंस के, हम कैसे बोल सकते हैं? देखो कैसे बोलेंगे, देखो देखो अगर मैं बात करूंगा नंबर 1 दीघ निकाय की, दीघ निकाय। अब दीघ निकाय जो है ये आप देखोगे कि दीघ निकाय बेसिकली ये प्री मौर्यन टेक्स्ट था, प्री मौर्यन टेक्स्ट यानी मौर्य से पहले का टेक्स्ट है ये। और प्री मौर्यन टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, या प्री मौर्यन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि टोटल लगभग 12 ऑक्यूपेशंस एग्जिस्ट करते थे, 12 ऑक्यूपेशंस, या मैं कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, यहां पर मैं लिखूंगा 2 डजन ऑफ ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट कर रहा था, यानी लोग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 डजन ऐसे कुछ काम हुआ ऑक्यूपेशन थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि लोग कामकाज करते थे। लेकिन उसके बाद व्हेन आई विल डील सी महावस्तु, अब ये महावस्तु इसी पीरियड का है, महावस्तु इसी पीरियड का है जिस पीरियड को हम पढ़ रहे हैं। और महावस्तु में कहा गया कि भैया यहां पर आप देखोगे लगभग 36 ऐसे ऑक्यूपेशंस थे जो यहां पर वर्कर्स थे जो रह रहे थे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 36 वर्कर्स, 36 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना, लिविंग इन राजगीर में लगभग 36 के अप्रोक्स वर्कर्स थे, यानी कि यह हमें शो कर रहा है कि 36 ऑक्यूपेशंस अब यहां पर बन गई थी। अभी कौन कौन सी बनी थी मैं उस पर नहीं आया हूं, बट ये समझ में आ रहा है कि इतने लोग रह रहे थे। इसके अलावा इफ यू सी मिलिंद पानो, आपको पता है मिलिंद पानो, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद जो मैंने आपको इंडो ग्रीक से पढ़ाया था, है ना, इसके आप इसका टेक्स्ट देखोगे तो यहां पर लगभग 75 ऑक्यूपेशंस की बात करी जाती है, 75 ऑक्यूपेशंस, ठीक है ना, जिसमें से 60 ऑक्यूपेशंस कनेक्टेड थे क्राफ्ट से, 75 ऑक्यूपेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है ना। इसमें से भी आप देखोगे तो 60 ऑक्यूपेशंस ऐसे थे जो क्राफ्ट से रिलेटेड है। तो ये शो कर रहा है धीमे धीमे, आप देख लो यहां पर ये शो कर रहा है धीमे धीमे कि कैसे देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स जो क्राफ्ट के लिए काम कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? ये देखो आप यहां पर सर 60 दिख रहे हैं हमको जो क्राफ्ट के लिए थे, यहां देखो 36 दिख रहे हैं हमको, यहां देखिए 12 दिख रहे हैं हमको। एक बात समझ में आ रही है कि जो क्राफ्ट है वो यहां बढ़ रहा था। अब सवाल यह है कि सर कौन कौन सा क्राफ्ट बढ़ रहा था वो भी ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो क्राफ्टमैन यहां पर थे ये कहां रहते थे? क्या ये सिर्फ शहर में रहेंगे या गांव में भी रहते थे? ये शहर में भी रहते थे और गांव में भी रहते थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि गांव में एक तेलंगाना में जगह है, गांव है, इसका नाम है करीमनगर। करीमनगर के गांव में आप देखोगे कि जो क्राफ्ट वाले वर्कर्स थे वो अलग घरों में रह रहे हैं, ठीक है, और जो इसके अलावा यू विल सी एग्रीकल्चरल लेबरर्स, अदर लेबरर्स, वो अलग सेटलमेंट्स में रहते थे। मतलब क्राफ्ट वाले लोग एकदम सेग्रीगेटेड रहते थे, क्योंकि क्राफ्ट है ना, उनको क्राफ्ट यहां पर आती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां पर नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्राफ्ट की बात करेंगे कि यहां पर कौन कौन से और क्राफ्ट थे जो एग्जिस्टेंस में आए थे। चलिए देखिए जरा, मैं आपको कई लिखाऊंगा, अलग अलग करके लिखाऊंगा ताकि आपको भी याद करने में आसानी रहे। जैसे आप देखोगे कि माइनिंग, ठीक है ना, माइनिंग और मेटलर्जी, माइनिंग और मेटलर्जी, माइनिंग और मेटलर्जी, माइनिंग और मेटलर्जी। तो माइनिंग और मेटलर्जी ये इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल और एडवांस नॉलेज लोगों को हो गई थी। माइनिंग एंड मेटलर्जी, एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइजेशन हो गया था क्राफ्ट वाले लोगों को। मतलब जो लोग यहां पर क्राफ्ट से रिलेटेड काम कर रहे थे, माइनिंग और मेटलर्जी, उनको बहुत ज्यादा यहां पर माइनिंग और मेटलर्जी में स्पेशलाइजेशन हो चुका था। यहां पर आते हैं ऐसे 8 क्राफ्ट्स, ठीक है, जैसे यू विल सी गोल्ड, जैसे यू विल सी सिल्वर, जैसे यू विल सी ब्रास एटसेट्रा। इस तरह के 8 क्राफ्ट है जो आपके बुक में मेंशन किए गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, लेड, टिन, कॉपर, आयरन, और लिख लीजिए लेड, टिन,
कॉपर, आयरन और प्रेशियस स्टोन्स और आई कैन से देम ज्वेल्स। ठीक है ना। तो ये देखो आप यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार के 8 क्राफ्ट्स थे जो इनमें जो है लोगों को स्पेशलाइजेशन और टेक्निकल नॉलेज एडवांसमेंट काफी ज्यादा हो गया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी पॉइंट बात जो है वो ये कि आयरन टेक्नोलॉजी की नॉलेज बहुत बन गई थी। आयरन टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज थी वो बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे यहां पर आयरन वेपन्स बनाए गए। ठीक है ना, आयरन वेपन्स बनाए गए। नंबर सी, आयरन वेपन्स के अलावा आप देखोगे बहुत सारे ऐसे आयरन के आर्टिफैक्ट्स थे। अब आर्टिफैक्ट्स मतलब आयरन आर्टिफैक्ट्स मतलब ये हो गया अदर देन वेपन्स। मतलब वेपन को छोड़ दीजिए, आयरन के वेपन्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो आयरन के यहां पर बनाए गए थे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो क्राफ्ट के फील्ड में माइनिंग मेटलर्जी, वो भी किसकी, माइनिंग मेटलर्जी किसकी, गोल्ड की, लेड की, टिन की, कॉपर की, ब्रास की, समझ रहे हो आप। इसके अलावा आयरन की, प्रेशियस स्टोन्स की, इन सब की मेटलर्जी और माइनिंग में नॉलेज लोगों को थी, क्राफ्ट मतलब हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा आयरन टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज हुआ, जिसकी वजह से आयरन के टूल्स बनाए गए, आयरन के वेपन्स बनाए गए। और आयरन के वेपन के अलावा भी बहुत सारे आयरन के अदर आर्टिफैक्ट्स भी यहां पर लोगों को जानकारी यहां पर थी। ठीक है ना। इसके अलावा आइए अब यहां पर और लोग जो है वो किस किस तरह के कामों में यहां पर इंग्रॉस थे। चलिए जरा ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना पूरा ही नेक्स्ट जो आपका पूरा पैराग्राफ है, 2 3 पैराग्राफ वो कवर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ए देखो, फर्स्ट क्लॉथ मेकिंग यहां पर हो रही थी, क्लॉथ मेकिंग चल रही थी। ठीक है ना, यानी कि लोगों को कपड़ा बनाने की यहां पर नॉलेज आ गई थी। ठीक है, इसके अलावा सिल्क वीविंग, नंबर 2 पॉइंट बी, सिल्क वीविंग। नंबर 3 मेकिंग ऑफ आर्म्स, लोग हथियार बना रहे थे। नंबर 4 मेकिंग ऑफ लग्जरी गुड्स भी लोग बना रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 तो लिख ही लीजिए जिसमें लोगों को यहां पर नॉलेज थी। ठीक है, इसके अलावा प्लीज सी ई, मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। मथुरा बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर, जहां पर ये पूरी क्लॉथ की नॉलेज यहां चल रही थी। और मथुरा में एक अलग से स्पेशल टाइप का क्लॉथ, एक स्पेशल क्लॉथ यहां बनाया जाने लगा, जिसको क्या बोलते हैं, इट वॉज कॉल्ड एज शातक, ऐसे लिख लो, शतका, प्लीज नोट, शतका। ठीक है ना। इसके अलावा ई एफ, डाइंग वैट्स। अब डाइंग वैट्स क्या होते हैं, देखो डाइंग वैट्स का मतलब क्या होता है, एक समझ लो ऐसा कुछ कंटेनर, ठीक है, जो मिट्टी का बना हुआ है, लाइन से लाइन रखे हुए हैं, लाइन बाय लाइन रखे हैं। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन ऐसे रखे हुए हैं। अब इन लाइन बाय लाइन कंटेनर्स के अंदर अलग अलग रंग के कलर पड़े हुए हैं, पानी मतलब एक तरह डाई है, पीला रंग या गुलाबी, हरा, तो ये डाई भरी है इसके अंदर। तो इस तरह के डाइंग, इसको बोलते हैं डाइंग वैट्स। ठीक है ना। और इस तरह के डाइंग वैट्स कई जगह से खोदाई में मिले हैं। ठीक है, कई जगह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि उरायूर से, अरेकमेडू से, इन सब जगह से आपको ये डाइंग वैट्स देखने को मिले हैं। प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, डाइंग वैट्स कहां कहां से हमको देखने को मिले हैं डाइंग वैट्स, यू विल फाइंड इट फ्रॉम उरायूर, और कहां से, अरिकामेडू से, कहां से, अरिकामेडू से। प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। फिर आइए जी, और चीज देखते हैं कि क्या क्या चीज और मिली। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग, क्यों, क्योंकि व्हीकल में ऑयल का इस्तेमाल होने लगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, ठीक है ना, ये चीज होने लगी। एच पॉइंट, हैंडीक्राफ्ट्स के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है, हैंडीक्राफ्ट्स। और हैंडीक्राफ्ट्स में आप देखोगे कि जैसे आइवरी वर्क, जैसे आप देखोगे आइवरी वर्क के अलावा आप देखोगे बीड्स मेकिंग,
ठीक है, और देखोगे आप ग्लास वर्क, तो हैंडीक्राफ्ट में ये सब चीजें यहां पर जो है वो एग्जिस्टेंस आने लगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी शेल इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट में आप देखोगे ये तो चल ही रहे थे, लेकिन शेल इंडस्ट्री वॉज थ्राइविंग। शेल इंडस्ट्री क्या थी, थ्राइव कर रही थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सब चीजें एनसीईआरटी में दिए हैं। हम एक ही स्लाइड पे बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, पॉइंटर्स आपको पता होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में आइवरी वर्क, बीड मेकिंग, ग्लास वर्क, अब ये अलग अलग जगह मिले, अभी आगे देखेंगे कहां कहां मिले। ठीक है, बट मोटा मोटा अब ये हैंडीक्राफ्ट लिख दिया है, इसको हैंडी कर लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है ना, और हैंडीक्राफ्ट मैंने बताया शेल इंडस्ट्री बड़ा ही थ्राइव कर रही थी। प्लीज नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ABCDFG आई पे आ जाइए। आई, क्वाइन मिंटिंग चल रहा है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वाइन मिंटिंग होना शुरू हो गया यहां पर, क्वाइन मिंटिंग एक ये क्राफ्ट चल रहा था। आई, जे में आइए, टेराकोटास, टेराकोटा की चीजें यहां पर बनने लग गई थी। जे के आइए, और क्या काम हो रहे थे इसके अलावा देखोगे तो आर्टिसंस जो हैं, आर्टिसंस बेसिकली ये ग्रुप किए गए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे गिल्ड्स के अंदर। गिल्ड मतलब हो गया एक, हम कह सकते हैं ग्रुप। गिल्ड मतलब क्या हो गया, एक तरह से ग्रुप हो गया। ठीक है ना, गिल्ड ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रुप। और ये जो ग्रुप है इसी को कहा जाता है क्या, श्रेणी। अब जो बहुत सारे लोग थे, चीफ भी थे, वो अपना पैसा इन ग्रुप्स, गिल्ड्स के पास जमा करवा देते थे। ठीक है, बदले में उनसे जो काम होते थे वो ले लेते थे। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो क्राफ्ट के अंदर आपको पता होनी चाहिए। अब यही सारा चीज जो बनेगा, इसी का ट्रेड होगा किसके साथ, रोमन अंपायर के साथ। ठीक है, अलग अलग जगह इंडिया में होगा, एक तो इंटर होगा और दूसरा आउटसाइड कंट्री होगा। क्लियर, और जब ऐसा होगा तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी तो नए नए टाउन्स सेटलमेंट शुरू होंगे। क्लियर, समझना है बस, देखो दोस्त। ठीक है, टेराकोटा में एक नाम लिख लो, यल्लेश्वरम। टेराकोटा में एक नाम लिख लो, यल्लेश्वरम। यहां पर आपको बहुत हैवी अमाउंट में टेराकोटा चीजें मिली हैं, यल्लेश्वरम, वेरी इंपॉर्टेंट। नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, प्लीज नोट, प्लीज नोट करिए, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्लीज गिव दी हेडिंग ट्रेड। और ट्रेड को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, कि बिगिनिंग में क्या होता था। इन दी बिगिनिंग यू विल सी कि जो ट्रेड था वो बाई लैंड हो रहा था, बाई लैंड। लेकिन लेटर क्या हुआ, लेटर क्या हुआ कि ये जो ट्रेड है, लेटर ट्रेड ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हुम, बाय पार्थियंस। ये पूरा आपको समझा चुका हूं मैं। तो नाउ अब जो ट्रेड है वो सी रूट के थ्रू होने लगा। ठीक है, जो ट्रेड विद चाइना भी हो रहा था, ट्रेड विद चाइना भी होता था, किस चीज का, सिल्क का। बट सिल्क रूट ऑब्स्ट्रक्टेड, देयरफॉर ट्रेड वाया इंडिया। और वो पूरा चीज जो मैं आपको बता चुका हूं वही यहां पर चलेगा। ठीक है ना, वही चीज यहां चलेगी। ये चाइना है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, यहां आपका रोम है। तो इंडिया से ऐसे भी जाता था और फिर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, इंडिया के ये आपके पोर्ट्स हो गए। ठीक है ना, यहां पर आपको पोर्ट मिलेंगे, यहां पोर्ट मिलेगा, ये पोर्ट मिलेगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो चाइना से कोई सामान इंडिया आएगा और फिर इंडिया से ऐसे जाएगा एंड देन चला जाएगा। जो कि पहले ऐसे जाता था सिल्क रूट के थ्रू,
अब वो क्या हुआ, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो अब जो रास्ता है ट्रेड का वो ये हुआ। ये जो ट्रेड हुआ विद रोमन्स, बीच में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि मेसोपोटामिया को कब्जा लिया था, राजा का नाम था त्राजन, नेम ऑफ द किंग वाज त्राजन। मेसोपोटामिया जब कब्जा आया तो आप देखोगे जो इंपैक्ट था वो और फैसिलिटी मतलब बढ़ गया, यानी कि अब और ज्यादा रोमन्स का जो रोक हो रही थी, जो भी हो रहा था ऑब्स्ट्रक्शन, वो अब नहीं होगा। तो और ज्यादा फैसिलिटेट हुआ ट्रेड, ट्रेड और बढ़ा, जिसकी वजह से यहां पर नए सेटलमेंट्स बढ़े। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये ट्रेड यहां पर क्या होता है, बहुत बढ़ता है। और ट्रेड बढ़ेगा तो क्या हुआ, न्यू सेटलमेंट्स भी यहां पर बढ़ेंगे। ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यू सेटलमेंट। लेकिन एक चीज भूल गए, ट्रेड कैसे बढ़ेगा, जब हम करेंसी का और इस्तेमाल करने लगेंगे, करेंसी का यूज बढ़ने लगा, तो उसकी वजह से न्यू सेटलमेंट्स आ गए। यहां तक बात समझ में आ गई। ये सब चीजें जो है वो पूरा हमने यहां पर अच्छे तरीके से डिस्कस जो है वो कर लिया। चलिए अब यहां पर मैं आपको ना कुछ कुछ चीजें जो डायरेक्टली यहां पर लिखी हुई हैं वो आपको दिखा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में जो है हर एक एक चीज बैठ जाए। ये हम कहां से हमने एक उसको, आई थिंक यही था, ठीक है। चलिए अब जो भी चीजें यहां पर लिखी हैं वो हम मोरलेस डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू करेंगे, आपको चीजें अपने आप यहां पर समझ में आ जाएंगी। अब मैं इसको गो थ्रू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सब बता चुका हूं कि दीगर निकाय, ये जो एरा है 200 बीसी से लेकर 300 एडी का, ठीक है, जब साकाज, कुशान्स और सातवाहन्स और जो फर्स्ट तमिल स्टेट थे यानी चोला चेरा पांड्यास, ये सब लोग वहां थे। तो भाई उस वक्त आप देखोगे कि ऐसा पीरियड है जब क्राफ्ट एंड कॉमर्स एंशिएंट इंडिया में बहुत प्रॉस्परस रहा, यानी कि बहुत अच्छा चलता रहा, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, दिस पीरियड सॉ द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, पता चल गया हमको। फिर उसके बाद महावस्तु के हिसाब से देखोगे तो महावस्तु के हिसाब से 36 ऐसे और यहां पर वर्कर्स थे, राइट, जो थे मोर देन द प्री मौर्य दीगा निकाय, 2 डजन ऑक्यूपेशन। अब दीगा निकाय में 2 डजन ऑक्यूपेशन थे, दीगा निकाय के हिसाब से 2 डजन ऑक्यूपेशन, यानी कि 12 अप्रोक्सीमेटली ऐसे कामकाज थे जो लोग कर रहे थे। लेकिन महावस्तु के हिसाब से 36 ऐसे ऑक्यूपेशन एग्जिस्टेंस में आ गए थे। बट यू विल सी मिलिंद पानों के हिसाब से, यानी कि जो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद हैं उसके हिसाब से 60 ऐसे ऑक्यूपेशन थे आउट ऑफ 75 जो अब क्राफ्ट से रिलेटेड थे। तो मतलब समझ में ये आ रहा है कि हाँ, नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, वो बढ़ता जा रहा है, राइट। ऐसे आप एग्जांपल देखोगे कि ये जो आपके लोग थे वो टाउन्स के साथ साथ, वो क्राफ्ट्समैन टाउन्स के साथ साथ वो विलेजेस के अंदर भी रहते थे। एग्जाम्पल के तौर पे करीमनगर की बात करें जो कि तेलंगाना में है, मैंने बताया कि भाई वो लोग जो हैं वो आपके सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में रहते थे, और जो आपके बाकी एग्रीकल्चरल आपके लेबरर्स थे, अदर लेबरर्स थे, वो अलग रहते थे, वो सेपरेट रहते थे और ये लोग अलग रहते थे। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर यहां पर हो रहा होगा। देन एडवांसमेंट्स इन टेक्सटाइल, मेटलर्जी, क्राफ्टमैन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि 8 क्राफ्ट थे। अब 8 क्राफ्ट कौन कौन से थे जो बढ़ने लगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, कॉपर, ब्रास, आयरन, ज्वेल्स, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। वंस यू विल रीड तो आपको यहां समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो ब्रास, जिंक, एंटीमनी, रेड आर्सेनिक, ये सब और भी चीजें थी जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ रही थी। तो बेसिकली टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए, और किसमें टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए, आयरन आर्टिफैक्ट्स यहां पर सामने आते हैं। कौन कौन से, देखो यहां सामने नाम आएगा अभी, ये देखिए आप यहां पर इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो यहां पर साफ साफ लिखा है कि आयरन डिस्कवरीज इंक्लूडिंग वेपन्स तो थे ही, वेपन्स तो हम आयरन के बना ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा क्या बना रहे हैं, बैलेंस रॉड्स बना रहे हैं, एक्सेस बना रहे हैं, होज, सिकल्स, प्लाउशेयर्स, ये आर्टिफैक्ट्स अदर देन वेपन्स जो आयरन की एडवांसमेंट, आयरन की एडवांस नॉलेज की वजह से हम लोग बना पा रहे थे, ठीक है ना। करीमनगर एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना हैव यील्डेड अ डाइवर्स एरे ऑफ आयरन आर्टिफैक्ट्स। तो आपको ये जो एरिया, ये जो जगह है करीमनगर तेलंगाना का, ठीक है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, तो आपको देखिएगा ये लोग जो ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे आयरन आर्टिफैक्ट जो है वो देखने को मिले हैं। नोटेबली इंडियन आयरन एंड स्टील इंक्लूडिंग कटलरी। अब कटलरी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कटलरी ये शो करता है कि हाई क्लास लोग रह रहे होंगे उस वक्त, और कटलरी यहां पर इंपोर्ट वाज एक्सपोर्टेड टू अबीसियन पोर्ट्स गेनिंग प्रेस्टीज इन वेस्टर्न एशिया, उसका भी एक्सपोर्ट चल रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये शो कर रही हैं कि हाँ बहुत लाइफ एडवांस हो चुकी थी,
टेक्सटाइल की बात मैं आपसे कर चुका हूं, मैंने बताया क्लॉथ मेकिंग लोग कर रहे थे, सिल्क वीविंग कर रहे थे, है ना, आर्म्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, लग्जरी आइटम्स बना रहे थे। मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था जहां पर एक डिफरेंट टाइप का जो क्लॉथ था, शातक, वो यहां बन रहा था। हैंडलूम की फील्ड में आप देखोगे और क्या हुआ, यूज ऑफ ऑयल यहां पर आ गया, है ना, हैंडलूम, टेक्सटाइल। अब देखो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉस्पर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑयल का क्यों क्यों ऑयल व्हील लेड टू एन इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा क्यों, क्योंकि द यूज ऑफ ऑयल इन द व्हील। अब जो व्हील बना उसमें आप ऑयलिंग कर रहे हैं ताकि स्मूथ चले, तो इस वजह से यहां पर ऑयल का भी क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। देन साउथ इंडिया के टाउन्स, वहां पर आप देखोगे डाइंग हो रही थी। अब कौन कौन से टाउन्स, मैंने आपको नाम बताए, जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया उरायूर, मैंने एक नाम बताया आपको अरिकामेडू। इन दोनों जगह आपको डाइंग वैट्स देखने को मिले, एज यू कैन सी हियर। या आप देख रहे हो डाइंग मैट्स है, यहाँ डाइंग होती है, ठीक है ना। अरिकामेडू की साइट है ये, हेरिटेज साइट, एज यू कैन सी, हेरिटेज साइट अरिकामेडू पौंडीचेरी, क्लियर है। तो यहां पर आपको डाइंग वैट्स देखने को मिले, ठीक है। अब देखो यहां लिखा कि इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम एरा मेंशन वेरियस क्राफ्ट। अब यहां जो इंस्क्रिप्शन मिले वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे क्राफ्ट्समैन थे, जैसे कि वीवर्स हो गए, गोल्डस्मिथ्स हो गए, डायर्स हो गए, मेटल वर्कर्स हो गए, आइवरी वर्कर्स हो गए, ज्वेलर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, फिशरमैन, ब्लैकस्मिथ, परफ्यूमर्स, राइट, ये सब लोग थे। तो ये सब जो है शो कर रहा है कि जो कंडीशन है क्राफ्ट की वो बहुत ही बेहतर होती जा रही है। ये सब चीजें रिपीट हो रही है दोस्त, है ना, ठीक है। अब देखो ट्रेड में मैंने आपको बताया कि यही सब चीजों का ट्रेड होगा। क्या शानदार शानदार ग्लास, आप कभी कोई म्यूजियम जाओ तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के ग्लासेस ये आपको देखने को मिलते हैं, है ना। देखो लिखा है लग्जरी हैंडीक्राफ्ट, लग्जरी हैंडीक्राफ्ट क्या क्या, जैसे मैंने बताया आइवरी वर्कर्स, आइवरी वर्क, जैसे मैंने बताया ग्लास वर्किंग, जैसे मैंने बताया बीड कटिंग, ये सब चीजें क्या हो गई हैंडीक्राफ्ट में। और मैंने क्या बताया था, शेल, शेल इंडस्ट्री थ्राइव कर रही थी। ये देखो यहां लिखा होगा, देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, भी आएगा, देखो रोमन ग्लास ऑब्जेक्ट्स हो गया, पोस्ट मॉडर्न लेयर्स फीचर्ड इन अबंडेंस ऑफ सेमी, मतलब कुल मिला के पहले तो ये देख लो कि हाँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो शेल मेड, शेल इंडस्ट्री यहां पर थ्राइव कर रही है, ठीक है। शेल्स की मदद से यहां पर चीजें बन रही हैं, ज्वेलरीज एंड ऑल दीज थिंग्स यहां पर बन रही हैं, ठीक है। नाउ सी क्वाइन मिंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। देन सातवाहनास क्वाइन मोल्ड्स कुड साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस मल्टीपल क्वाइंस। तो अब देखो क्वाइंस इस प्रकार से यहां पर बनने लग गए थे। Coin minting played a significant role, yielding coins in gold, silver, copper, bronze, lead, platinum. Craftsmen even crafted fake Roman coins. अब इतना ज्यादा क्राफ्ट्स का यहाँ पर एक ऑक्यूपेशन ये भी बन गया था कि जो फेक रोमन कॉइन्स थे वो भी लोग बनाने लग गए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप यहाँ पर चाहे वो कर लीजिए कि भैया जो क्राफ्ट्समैन थे, क्राफ्ट्समैन, लाइन थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, यस, क्राफ्ट्समैन जो है इवन क्राफ्टेड फेक रोमन कॉइन, फेक रोमन कॉइन्स भी यहां पर वो क्राफ्ट कर रहे हैं। ओहो सॉरी, यस, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखिए टेराकोटा की क्राफ्टिंग चल रही है, और टेराकोटा में मैंने आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नोटेबल साइट है येल्लेश्वरम। येल्लेश्वरम में आपको बहुत सारा टेराकोटा के यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। उसके अलावा मैंने बताया आपको ये कहां पर, येल्लेश्वरम, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट एंड कोंडापुर नियर हैदराबाद। टेराकोटा प्राइमरीली ये शो कर रहा है कि अपर क्लास के शहर जो है वो सामने आ गए थे, क्योंकि टेराकोटास का इस्तेमाल अपर क्लास के लोग करेंगे, ठीक है ना। और ये खत्म हो जाते हैं, टेराकोटास का इस्तेमाल जो है वो खत्म हो जाता है, फेल आउट ऑफ फेवर विद द डिक्लाइन ऑफ टाउन्स इन गुप्तास एंड पोस्ट गुप्ता टाइम्स। तो जब गुप्ता और पोस्ट गुप्ता का पीरियड खत्म होता है तब यहां पर इनका भी समय, इनका भी इस्तेमाल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बताया आर्टिसंस जो हुआ करते थे वो डिवाइडेड थे किसमें, श्रेणीज में, मतलब ग्रुप थे, गिल्ड्स में डिवाइडेड थे, स्ट्रक्चर्ड थे, ऑर्गेनाइज थे, और उनको हम लोग श्रेणी कहते थे। अब यहां पर लोग क्या करते थे कि इन गिल्ड्स को अपने पैसे जमा करा देते थे। अब ये लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे तो इसमें उन्होंने पैसा जमा करा दिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बुद्धिस्ट कि जो ले डिवोटीज थे वो क्या करते थे कि वो फंडेड द गिल्ड्स, गिल्ड्स को पैसा देते थे। इन सेकेंड सेंचुरी महाराष्ट्र जो बुद्धिस्ट ले डिवोटीज थे वो लोग इन गिल्ड्स को फंड करते थे फॉर पॉटर्स, ऑयल मिलर्स, वीवर्स, एडिंग मॉन्क्स, ठीक है। बदले में क्या लेंगे, टेक्स्ट इंडिकेट्स दैट आर्टिसंस ऑफ दिस पीरियड वर एसोसिएटेड विद एटलीस्ट 2 डजन गिल्ड्स। लगभग 2 डजन गिल्ड्स थे। मोस्ट आर्टिसंस कंसंट्रेटेड इन मथुरा रीजन, ज्यादातर आर्टिसंस आपको इस प्रकार के क्या मिलेंगे, मथुरा रीजन में मिलेंगे, ठीक है। एंड द वेस्टर्न डेक्कन स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अलोंग ट्रेड रूट्स टू वेस्टर्न कोर्ट्स।
कोस्ट, और जहां से ट्रेड हो रहा है वेस्टर्न कोस्ट तक, वहां पर इनके लोकेशंस होते थे। तो यहां पर काम क्या होता था, ये पैसे देते क्यों थे, फंड क्यों करते थे, क्योंकि बदले में ये वो रॉब्स लेते थे, रॉब्स जो कपड़ा पहना जाता है, ठीक है ना, वो बदले में इनसे रॉब्स ले रहे हैं, ठीक है, कि हमको ये बना के दे दो। तो ये सब गिल्ड्स जो है वो काम यहां पर इस प्रकार का कर रहे थे, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन दिस एरा वाज ड्रिवन बाय थ्राइविंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। अब जो भी यहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन आपको दिख रहा है जो ट्रेड हो रहा है इंडिया और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बीच में। इनिशियली ये जो ट्रेड होता था वो कैसे होता था, वो ट्रेड हो रहा था लैंड के थ्रू, लेकिन बाद में आप देखोगे कि शाकाज हो गए, इरानियंस यानी पार्थियंस हो गए एंड कुशान्स हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको डिसरप्ट किया, यानी कि ब्लॉक कर दिया रास्ता, कि आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। इस वजह से देखोगे क्या हुआ, लेटर आफ्टरवर्ड्स ये लैंड रूट्स अफेक्ट हुए, बट सी रूट्स यहां से निकल के आने लगे। अब रास्ते क्या होने गए, सी रूट्स के थ्रू हो गए। डिस्पाइट इंपोर्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंडिया, द पार्थियंस ऑब्स्ट्रक्टिंग इंडिया ट्रेड विद लैंड फर्दर वेस्ट। तो डिस्पाइट वो इंपोर्ट कर रहे थे आयरन और स्टील इंडिया से ही, ठीक है, द पार्थियंस ऑब्स्ट्रक्टेड इंडिया ट्रेड, इंडिया का ट्रेड होने से वो रोक रहे थे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन कुछ तो निकलना पड़ेगा। हाँ जी, क्या सोल्यूशन निकला, सी रूट्स हो गया, क्योंकि मॉनसून की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मॉनसून की डिस्कवरी हो गई थी। और अब क्या हो रहा था कि अब जो सेलर्स हैं वो क्या कर सकते थे, वो इजीली नेविगेट कर सकते थे, इजीली नेविगेट कर सकते थे फ्रॉम द ईस्टर्न अरेबियन सी। यानी देखो यहां से ये जो अरेबियन सी है, अरेबियन, ये पूरा आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी का ईस्टर्न पोर्शन क्या होगा, ये वाला होगा, ये इसका क्या होगा, वेस्टर्न पोर्शन हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अब जो सेलर्स थे दे कुड नाउ इजीली एफिशिएंटली नेविगेट फ्रॉम द ईस्टर्न अरेबियन सी कोस्ट टू द वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि अब वो इजीली ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट, यहां जाना है तो यहां, यहां जाना है तो यहां, या फिर देखो यहां से यहां आए, ये निकले और ऐसे यहां पर चले जाएंगे। तो बेसिकली वो इजीली यहां पर नेविगेट कर पा रहे थे। अब देखो यहां पर नाम आ रहा है स्टॉपिंग एट पोर्ट्स लाइक ब्रोच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आज, बहरूच, सोपाड़ा, अरिकामेडू, तामरा लिप्टी, ये चारों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे नाम, ये नाम आएंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं मतलब जब ये ट्रेड यहां इंडिया से हो रहा है, यहां पर आपको सोपाड़ा मिलेगा, यहां पर आपको बहरूच मिलेगा, यहां पर अरिकामेडू, यहां तामरा लिप्टी, तो इनके थ्रू यहां से ट्रेड हो रहा था। इंडिया में सामान कहीं से भी आएगा, चाइना से आया, ठीक है, और फिर यहां से गया ऐसे चला जाएगा, या फिर यहां आया ऐसे गया और फिर चला जाएगा, ऐसे मतलब ट्रेड जो है वो यहां पर हो रहा था। तो ब्रोच इमर्ज्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्रॉस्परस पोर्ट, कौन सा, ब्रोच, ठीक है ना, हैंडलिंग कमोडिटीज फ्रॉम सतवाहना, शाकाज एंड कुशान किंगडम, सब जगह से यहां पर ये अब हैंडल किए जा रहे थे। सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं क्या ही दोबारा रिपीट करूंगा, आप उसको प्लीज रिपीट कर देख लीजिएगा। नाउ यू प्लीज सी, अब ये पूरा प्रोसेस दे रखा है कि क्या क्या रास्ते थे, कैसे कैसे ट्रैवल हो रहा था। देखो जरा, साकाज एंड कुशान्स यूज टू रूट्स, अब दो रूट्स का इस्तेमाल साकाज और कुशान्स कर रहे हैं, कुशान कर रहे हैं। साका पता है कहां पर आपको, साकाज आपके वेस्टर्न इंडिया के साइड थे, है ना, कुशान्स आपके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में थे। तो ये लोग जो साकाज एंड कुशान्स हैं, ये बेसिकली दो रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू रूट्स का यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब वो टू रूट्स फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू दी वेस्टर्न कोस्ट, अब ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था इंडिया का, ठीक है ना। यहां से पहले क्या कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से ऐसे आए, ठीक है, ये यहां पर आपको तक्षशिला मिलेगा, यहां से ऐसे आए और यहां पहुंचे, ये बहरूच, फिर यहां से ट्रेड करते हुए ऐसे निकल गए, ये एक तरीका हो गया था, ठीक है। या फिर वो ऐसे आते थे और फिर यहां से निकल गए, मतलब इस प्रकार से दो रूट्स थे। पहला क्या है, देखो, द इनिशियल रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लिंकिंग तक्षशिला टू लोअर इंडस बेसिन एंड ऑनवर्ड्स टू ब्रोच, ब्रोच मतलब बहरूच, जो कि आपका गुजरात के इधर पर पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पर आ गए। सेकेंड रास्ता क्या था, कैसे वो अपना ट्रेड करते थे, नोन एज उत्तर पथ, वॉज कॉमनली ट्रेवल्ड पासिंग थ्रू पंजाब, भैया वो पंजाब के थ्रू घुसेंगे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यमुना, यमुना के वेस्टर्न कोस्ट पे रहेंगे, मथुरा, उज्जैन एंड देन फाइनली वो ब्रोच पहुंचेंगे। तो बेसिकली उनको पहुंचना अल्टीमेटली ब्रोच यानी बहरूच ही होता था। और बहरूच इसलिए सिग्निफिकेंटली ग्रो किया क्योंकि चाहे कोई भी सामान हो, चाहे कुशाणों का, साकाओं का हो या सतवानों का हो, वो बहरूच से ही जाता था। इसलिए बहरूच या फिर ब्रोच जो है बहुत ज्यादा क्या किया, ग्रो किया। उज्जैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा क्योंकि सामान चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, उज्जैन बीच में पड़ जाता था। इसलिए उज्जैन प्लेड अ पिवटल रोल एज अ जंक्शन फॉर एन एडिशनल रूट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कौशाम्बी नियर इलाहाबाद। सो आई होप समझ पा रहे होंगे आप कि ट्रेड रूट्स के थ्रू, दो रूट्स के थ्रू यहां पर ये ट्रेड जो है वो हो रहा था।
नाउ फॉरेन ट्रेड, नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू फॉरेन ट्रेड, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि इंडिया और रोम के बीच में जो ट्रेड हो रहा था वो हमें यहां समझना है, और वही मैंने आपको समझाया कि ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम ये सिग्निफिकेंट था। प्राइमरीली इसमें लग्जरी गुड्स को डील किया जा रहा था, ठीक है, रादर देन डेली नेसेसिटीज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेली नेसेसिटीज की चीजें ले जा ही रही हैं, लेकिन लग्जरी चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट, और उसके अलावा क्या चीजें जा रही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोम रिसीव्ड इंपोर्ट सच एज स्पाइसेस, जैसे कि मुस्लिन, पर्ल्स। आपको पता है साउथ इंडिया का जो एरिया है ये पर्ल्स के लिए जाना जाता है, पर्ल्स के लिए, ठीक है ना, ज्वेल्स, प्रेशियस स्टोन्स। तो जब इन्होंने रोमन्स ने हमारे साथ ट्रेड शुरू किया तो सबसे पहले रोमन्स ने ट्रेड यहां से शुरू किया इंडिया के, यानी कि साउथ की तरफ से। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट ट्रेड स्टार्टेड फ्रॉम साउथ। हाउ कैन वी से, क्योंकि अर्लीस्ट जो कॉइन्स हैं हमको यहां पर मिलते हैं इधर पे, इसका मतलब यहां से ट्रेड शुरू हुआ, ठीक है ना। वाइल आयरन गुड्स पर्टिकुलरली कटलरी, ये सब सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स थे हमारे, ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो ये रास्ता दिखा रहा है, अच्छे तरीके से यहां पर बनाया गया है कि देखो ये आपका इंडिया दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका कुछ यहां पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपका चाइना है। अब चाइना से देखो मसाले हैं वो या तो ऐसे मूव करेंगे ऐसे, और इंडोनेशिया से भी क्या है, मसाले ऐसे मूव करेंगे, ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे और ये, ठीक है। और एक रास्ता ये था। तो जब इस रास्ते को, ऊपर वाले रास्ते को, ये वाला रास्ता, इसको भैया क्या हो गया था, इसको यहीं पर रहने वाले हमारे जो कुषाण थे, है ना, जो यहां पर रहने वाले साकास थे, साकास तो और इधर आएंगे, यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो अब ये वाया इंडिया होके जाएगा, ठीक है, वही चीज यहां पर मेंशन करी गई है। इसके अलावा किचन वेयर, यानी किचन के जो आइटम, बर्तन वर्तन हैं, माइट हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंपोर्ट्स, वो इंपोर्ट होते थे इंडिया में। एंड कटलरी, लाइक कटलरी केटर टू दी हायर क्लास। कटलरी में कौन खाना खाएगा, कटलरी में जो जो अमीर लोग होंगे वो यहां पर खाना खा रहे थे, ठीक है। तो आई होप ये आप अब यहां पर पढ़ेंगे तो ये पूरी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। इसमें मैं और उसमें और नहीं जा रहा हूं, ठीक है। जैसे चलो एक बार देख लेते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, एज यू कैन सी दिस, ठीक है। तो ट्रेड कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। अब देखो अलग अलग रास्ते यहां पर बनाए गए, ठीक है। चाइना से ट्रेड ऐसे होके आया, बांग्लादेश पहुंचा, फिर यहाँ से देखो तामरा लिप्टी आया, फिर ऐसे पहुंचा, फिर यहाँ से निकल गया, या फिर ऐसे भी आ गया और फिर ऐसे आया और फिर ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ एक तो यही चल रहा है रास्ता, एक तो यही रास्ता चल रहा है, देखो यहाँ पर तक्षशिला होके निकला है, ये निकल रहा है तक्षशिला होके, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। तो आर्टिकल्स फ्रॉम चाइना एंड सेंट्रल एशिया रीच्ड इंडिया एंड वर देन सेंट टू द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। सिल्क फ्रॉम चाइना इनिशियली जो है डायरेक्टली जाता था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया था, लीडिंग टू डाइवर्टेड वेस्टर्न इंडिया इंपोर्ट्स, है ना। क्योंकि देखो क्या हुआ था, क्योंकि पार्थियंस जो है उन्होंने वो रूट ऑक्यूपाई कर लिया। अगेन अगेन वही चीज बता रहा हूं, इसलिए मैं इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं कि आप बार बार वही चीज बताऊं, जबरदस्ती चैप्टर लंबा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुल मिला के मैंने बता दिया कि आपको इस जगह क्या हुआ, पार्थियंस ने कब्जा लिया था। तो जो अभी तक यहां से चाइना से सिल्क डायरेक्टली जा रहा था, अब वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है। तो वही लिखा हुआ है, सिल्क फ्रॉम चाइना इनिशियली ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफगानिस्तान एंड ईरान अब फेस डिफिकल्टीज। क्यों? ड्यू टू पार्थियन रूल। क्या हुआ उससे, रास्ता अब जो है वो डाइवर्ट हो गया, यहां से यहां आया, यहां चला गया, वही लिखा हुआ है। एट टाइम सिल्क रीच्ड इंडियाज ईस्ट कोस्ट। अब क्या होता था, सिल्क जो है इंडिया के ईस्ट कोस्ट आया, ठीक है, बिफोर हेडिंग टू दी वेस्ट, रिजल्टिंग इन क्या, ट्रांजिट ट्रेड बिटवीन इंडिया। अब इस तरह से रोमन एम्पायर के साथ फिर भी ट्रेड जो है वो यहां पर कंटिन्यू रहा। क्लियर है, ठीक है। नाउ अब रोमन्स हमें क्या क्या भेज रहे थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वाइन, लेड, ये सब चीजें रोमन्स जो है हमको भेज रहे थे। ये देखिए ऑलरेडी मेंशन्ड है, रोमन्स एक्सपोर्टेड क्या, वाइन एम्फोरे, वेरियस पॉटरी। आप वाइन एम्फोरे छोड़ दो, आपको क्या वाइन पता होना चाहिए, पॉटरी पता होना चाहिए, ठीक है। टू इंडिया डिस्कवर्ड इन तामलुक। अब ये पॉटरी ये सब कहां, कैसे पता चला कि हमने रोमन से एक्सपोर्ट करी है, इंपोर्ट करी, कैसे पता चला? क्योंकि जो रोमन्स की यहां पर पॉटरी थी वो हमको तामलुक में मिली है, वेस्ट बंगाल में, अरिकामेडू में मिली है, पौंडीचेरी में, ठीक है। इन सब जगह हमें पॉटरीज मिली हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से कि हमने रोमन से एक्सपोर्ट करी। अब ये देखिए आप, वाइन एम्फोरे, अरिकामेडू, as you can see here. Now lead, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, lead used for सातवाहना coinage was seemingly imported from Rome in coiled strips. तो मैंने बताया ना कि यूरोप से हमको क्या मिलता है, वाइन मिल रही है,
यूरोप से हमको पॉटरी मिल रही है, यूरोप से हमको क्या मिल रहा है, लेड मिल रहा है। तो जो सातवाहन के कॉइन थे वो लेड के बने थे, तो वो जो लेड सातवाहनों को मिला वो हम रोम से ले रहे थे। बट वही अगेन वही बात आ गई कि भाई ये कहना कि हर चीज रोम से आ रहा था ये बहुत एप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद की चीजें भी थी। ठीक है, सो रोमन गुड्स आर स्कार्स इन नॉर्थ इंडिया, बहुत कम है रोमन गुड्स नॉर्थ इंडिया में, बड़े स्कार्स में है। बट ट्रेड बिटवीन द कुशान्स एंड द ईस्टर्न रोमन एम्पायर अकर्ड फैसिलिटेड बाय द रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेसोपोटामिया। कैसे हुआ, क्या मतलब हुआ कि रोमन ने क्या किया, रोमन ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया किसका, मेसोपोटामिया का कॉन्क्वेस्ट कर लिया। अब उससे क्या हुआ, आप देखो और ट्रेड फैसिलिटेट हुआ, क्या हुआ उससे, ट्रेड और ज्यादा फैसिलिटेट हो गया, और ज्यादा ट्रेड बढ़ गया। अब देखो काबुल के पास एक जगह है 70 किलोमीटर का, नॉर्थ ऑफ काबुल है, आप देखोगे ये जगह जो है बेग्राम, बेग्राम बेसिकली नॉर्थ ऑफ काबुल है, 70 किलोमीटर आप जाओगे नॉर्थ ऑफ काबुल तो आपको बेग्राम जगह मिलेगी। ठीक है, आइटम्स फ्रॉम इटली, इजिप्ट एंड सीरिया, जैसे क्या क्या चीजें मिली यहां पर, ग्लास जार्स, 3 बोल मिली यहां पर, 3 बोल्स, 3 बोल्स मिली, ब्रॉन्ज स्टैंड्स मिले, स्टील यार्ड्स मिले, ग्रेको रोमन ब्रॉन्ज स्टैच्यूज मिले। ये सब चीजें आप देखोगे ये सब अनअर्थ करी गई हैं, ये सब हमको चीजें मिली हैं। ठीक है ना, ये आप सारा यहां डायग्राम देख सकते हो क्या क्या चीजें हमको मिली हैं। क्लियर, अब देखो ये तो चीजें हो गई ना। तक्षशिला शोकेसेस ग्रेको रोमन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, अब तक्षशिला में जो मिली हैं देखो आप देख सकते हो, ग्रेको रोमन ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ब्रॉन्ज पॉट्स देखने को मिले हैं, एज यू कैन सी हियर, जार मिला है, कॉइन्स मिले हैं ऑफ द रोमन एम्परर, है ना। बोथ सातवाहनास एंड कुशान्स बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रेड, ऑब्वियसली बात है ट्रेड से बेनिफिट होगा तो नए नए शहर बनेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं जो मिली हुई हैं। नेक्स्ट, नाउ प्राइमरी रोमन एक्सपोर्ट टू इंडिया कंप्राइज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। अब ये एक चीज बोली गई कि जो रोमन एक्सपोर्ट जो होता था मैक्सिमम इंडिया को, वो होता था क्या, गोल्ड एंड सिल्वर। अप्रोक्सीमेटली 150 रोमन कॉइन डिस्कवर हुए हैं कहां पर, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, विद कंसेंट्रेशन साउथ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के साउथ में हमको ज्यादातर रोमन के कॉइन्स यहां पर देखने को मिले हैं। टोटल काउंट जो रोमन कॉइन सिल्वर कॉइन्स की है वो 6000 से ज्यादा यहां पर देखने को मिलते, दो नॉट सरपासिंग 6000, लगभग 6000 के आसपास या उससे ज्यादा यहां पर नहीं होगी। इसलिए ये बात कहना कि मेजॉरिटी जो चीजें थी वो रोम से एक्सपोर्ट होकर आ गई, मेजॉरिटी गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स हमको रोम से मिले, ये बहुत ज्यादा एप्ट नहीं है। ठीक है ना, प्लिनी का कहना ये है, प्लिनी जो है उनका कहना ये है, ये प्लिनी है, रोमन राइटर थे, एक्सप्रेस कंसर्न, उन्होंने कंसर्न दिखाया कि भैया ऐसे तो ट्रेड की वजह से रोम का जितना भी गोल्ड है वो सब ड्रेन होकर इंडिया जा रहा है। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि रोम्स गोल्ड ड्रेनेज ड्यू टू ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, ये माइट भी एग्जैजरेशन हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास खुद की हमारी भी थी यार। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे आप, मैं दिखाऊंगा आपको भी आगे आएगा कि हमारी खुद की साइट से जहां से हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। 22 AD तक कंप्लेनेंट्स इमर्ज्ड अबाउट एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन ईस्ट इंडियन पेपर्स। अब इसके बाद ये कंप्लेंट आने लगी रोम के अंदर कि भैया ईस्ट इंडिया से जो मसाले हम खरीदते हैं वो मसाले खरीदने में बहुत खर्चा कर रहे हैं। हाईली वैल्यूड बाय वेस्टर्नर्स एंड टर्म्ड, क्या बोला जा रहा है इनको, यवन प्रिय इन संस्कृत, मतलब हम ये सब चीजों को बहुत खर्चा कर रहे हैं। ये कंप्लेंट यहाँ पर लोग करने लग गए थे, है ना। जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं कॉस्टली इंडियन स्टील कटलरी बाय रोमन एलिट्स स्पार्क्ड ऑपोजिशन, कि भैया हम इंडिया का इतना जो कटलरी आ रहा है हम उसको क्यों यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। इससे क्या हो रहा है कि हुआ क्या कि अब रोम का जो ट्रेड इंडिया के साथ हो रहा था उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप देखोगे कि जो ट्रेड था इंडिया और रोमन के बीच में वो क्या हो गया, वो रुकने लगा। तो रोमन्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडो रोमन ट्रेड एंड शिपिंग, एविडेंस ऑफ रोमन ट्रेड रिसाइडिंग इन, मतलब चीज है कुल मिलाकर समझ में क्या आया, ये आएगा क्रक्स में निकल के कि भाई रोमन ट्रेड को यहां पर रोक दिया गया। ठीक है, अब ये सब हो कैसे रहा था, ऑब्वियसली गोल्ड कॉइन्स के थ्रू। ठीक है ना, रोमन गोल्ड कॉइन्स ये कहां से एक्सकेवेट हुए हैं, पुडुकोट्टाई से, पुडुकोट्टाई। ठीक है, सो रोमन गोल्ड कॉइन्स valued for the intrinsic worth likely circulated in significant transactions in India. Indo-Greeks Kushan rulers issued gold coins with Kushan dinar type of gold coins influenced by contact with Rome became abundant during the Gupta rule. तो बेसिकली यहाँ जो गोल्ड कॉइन्स का जो भंडार था, गोल्ड कॉइन्स वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज होने लग गया था। ठीक है, और दैट इज वाई ये जो भारत का जो गोल्डन यहाँ पर आया वो मतलब गोल्ड बहुत ज्यादा आया, एंड दैट इज वाई यू सी ये इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहते हैं गुप्ता पीरियड को, इसके बाद का पीरियड, है ना। देखो, वाइल गोल्ड कॉइन्स मे नॉट हैव बीन यूज्ड इन डेली ट्रांजैक्शंस, हो सकता है डेली ट्रांजैक्शन में गोल्ड कॉइन यूज ना किए गए हो, क्या यूज करे हो, लेड कॉपर ये सब यूज करे गए होंगे
पुटिन, ये सब कॉपर यूज कर गए होंगे डेली ट्रांजेक्शंस के लिए, ठीक है। आंध्रा जो कि रिच है हमारा लेड में, कॉपर में, यहां से हमने इसको यूज किया गया होगा, ठीक है। कुशान्स वो थे जिन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स को यहां पर इशू किया था, ठीक है ना। पंच मार्क कॉइन्स ये सब हमको यहां मिलते हैं, मतलब इनसे क्या हो रहा था, करेंसी के थ्रू हमें समझ में आ रहा है ट्रेड बढ़ रहा था, ठीक है ना। और भी आगे देखिए, इंडिजिनस जो डायनेस्टीज थी वो कॉपर और ब्रांज कॉइन्स को यहां पर यूज कर रही थी, ठीक है। मनी इकोनॉमी डीपली पेनिट्रेट कर जाती है हमारी कंट्री में, लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, और यहां से हम देखेंगे तो कोई भी चीज का लेन देन जो है अब वो करेंसी के थ्रू जो है वो होने लगा था, ठीक है। नाउ अब यहां से टाउन्स बनना शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, फ्लरिशिंग टाउन्स, राइट, क्योंकि समझ रहे हो ना भाई, आपका क्राफ्ट बिक रहा है, आपका फॉरेन ट्रेड हो रहा है, आपका करेंसी सिस्टम चल रहा है, तो भाई शहर तो बनेंगे ही, लोगों को पैसा आ गया है। सो प्रॉस्पेरिटी जहां पर आई, और प्रॉस्पेरिटी की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज्ड यूज ऑफ मनी हुआ, है ना। और जब पैसा ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इसकी वजह से नए नए शहर, इंडियन टाउन सामने आते हैं, जैसे कि वैशाली, पाटलिपुत्र, बनारस, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, ये सब जो है नए नए सिटीज जो है वो सामने आते हैं, ठीक है। एक्सकेवेशंस हुए, जैसे कि बिहार में एक्सकेवेशंस हुए, चिरांद में, सोनपुर में, बक्सर में। ईस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो मैसौन, खैरादी, उत्तर प्रदेश सोहगौरा में, राइट, कौशाम्बी में, सब जगह आप देखोगे इंडिकेट प्रॉस्परस कुषाण फेजेस। तो जो कुषाणों का फेज था, जब ये खुदाई हुई जगह, तो बहुत सारी चीजें मिली जो ये शो करता है कि हाँ यार, यहाँ पर शहर एग्जिस्ट कर रहे थे और बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ थी। आप देखो यहाँ पर ये ब्रिक वॉल है, ये ब्रिक वॉल है जो कुषाण एज के टाइम की, आप सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रिक वॉल आपको यहां देखने को मिल रही है। कुषाण ब्रिक वॉल इज नोटेड इन कहां पर, श्रृंगावेरापुर, चिरांद में, ठीक है, मथुरा के सोंख में, रिवीलिंग 7 कुषाण लेवल्स अगेंस्ट 1 गुप्ता फेज, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा एक्सटेंसिव सिस्टम था, जिसकी वजह से बहुत ही गजब की टाउन सिस्टम और प्लानिंग सामने यहां देखने को मिल रही थी। पंजाब एंड हरियाणा साइड्स डिस्प्ले वेल्ट बिल्ड कुषाण स्ट्रक्चर्स, बहुत गजब के कुषाण स्ट्रक्चर थे, अकेजनली रीयूज्ड इन गुप्ता कंस्ट्रक्शंस, और जो बन गए थे कुषाणों के टाइम पे, उसको गुप्ता ने कई बार रीयूज भी किया, अकेजनली उसको यूज भी किया है, ठीक है। अब ये सब देखिए, आप यहां समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल रिमेन्स सिग्निफिकेंटली उस वक्त पीक पे थे जो अर्बनाइजेशन को यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। उज्जैन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन के आया, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्या चीज, अगेट, कार्नेलियन स्टोन्स, ये सब एक्सकेवेशन यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो सातवाहनों के टाइम पे एक्सकेवेशन हुए, सातवाहन रेम विटनेस थ्राइविंग टाउन्स अलोंगसाइड द शाकाज एंड कुषाण्स। अब एक तरफ कुषाण और शाखा नॉर्थ साइड में थे, सातवाहन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में थे, तो वहां पर सातवाहन का अपना यहाँ पर रौला चल रहा था, है ना, बहुत ही प्रॉस्परस था इनके टाइम में भी, राइट। जैसे कि आप देखोगे सातवाहनों के टाइम में कौन कौन से शहर थे, जैसे तगर हो गया, पैथान हो गया, ठीक है, धन्यकटका हो गया, अमरावती हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, ब्रोच हो गया, भारूच जिसको बोलते हैं, सुपाड़ा हो गया, अरिकामेडू हो गया, कावेरी पट्टम हो गया, ये सब सिटीज हैं जो सातवाहनों के टाइम पे आ रहे हैं। तेलंगाना होस्ट सातवाहन सेटलमेंट्स पोटेंशियली मैचिंग प्लिनीज 30 वॉल्ड आंध्रा टाउन्स, ठीक है। प्लिनी ने भी इसका डिस्कशन दिया कि भाई 30 वॉल्ड आंध्रा टाउन्स हैं, और वही चीज यहां पर हमको मिली भी है। दी सेटलमेंट्स प्रीडेटेड कोस्टल आंध्रा टाउन्स बट इमर्ज्ड कॉन्करेंटली विद दोज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। मतलब कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि हाँ, चाहे वो सातवाहनों का टाइम हो, चाहे वो आपका कुषाणों का टाइम हो, चाहे वो शाका का टाइम हो, कहीं भी कोई भी था, तो उस वक्त वहां पर नए नए सेटलमेंट्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन आप देखोगे कि ये जो टाउन डिक्लाइन है इन महाराष्ट्र, आंध्र एंड तमिलनाडु, जनरली जो टाउन डिक्लाइन है कमेंस कब होता है, इन दी मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी एडी। अब 3rd सेंचुरी एडी से यहां पर इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है ना, 3rd सेंचुरी एडी, राइट। देन कुषाण्स एंड सातवाहन एम्पायर प्रॉस्पर्ड ड्यू टू थ्राइविंग ट्रेड विद रोमन एम्पायर। एक बात ये क्लैरिटी से पता चल गई कि चूंकि रोमन एम्पायर के साथ यहाँ ट्रेड हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर क्या था, ये देखो एज यू कैन सी हियर, यहाँ कुषाण एम्पायर है, ठीक है ना, कुषाण्स, यहाँ पर साकाज हैं, यानी ये नीचे आपके सातवाहनाज हैं इंडिया में, ठीक है ना, ये वेस्टर्न आपके एरिया में साकाज हैं, फिर आपके कुषाण हैं, ठीक है, और यहाँ सतवाना है। इन सब का ये पूरा क्यों फ्लरिश किया, क्योंकि आप देखो यहाँ से पूरा ट्रेड हो रहा है, ये पूरा ट्रेड जाएगा ऐसे, है ना, ये देखो यहाँ पार्थियंस हैं, ठीक है, ये पूरा ट्रेड निकलेगा, यहाँ से पूरा ट्रेड होगा, तो इस वजह से ये पूरे एरिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलता चला गया, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ टाउन्स बिगैन विद द एंड ऑफ कुषाण पीरियड। जैसे ही कुषाण, आप देख रहे हो टाउन्स देख रहे हो,
किस प्रकार से, तो जैसे ही यहाँ पर कुषाण पीरियड खत्म होता है तो डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोमन अंपायर ने बैन लगा दिया था ट्रेड पर इंडिया के साथ इन दी 3rd सेंचुरी एडी, जिसकी वजह से डिक्लाइन शुरू हो जाता है इन दी टाउन्स ऑफ डेक्कन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस भी ये चीज सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी ऐसे अर्बन सेटलमेंट्स उसके बाद देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इन डेक्कन आल्सो सजेस्ट अ डिक्लाइन इन अर्बन सेटलमेंट्स आफ्टर सातवाहन फेज। सातवाहनों के फेज के बाद जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं। सो दिस इज एंड विद दी चैप्टर। यही पूरा चैप्टर था। होपफुली आप लोगों को पूरा चैप्टर यहाँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप लोग वो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है हिस्ट्री बाय आसिम सर, हिस्ट्री बाय आसिम सर। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहां पर मैं आपसे इंटरेक्ट भी कर लेता हूं कभी कभी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अपनी स्ट्रीक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और कैसा लगा ये लेक्चर। कुछ डाउट है तो वो भी यहाँ पर पूछेगा, मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिवॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।